नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। एक और देश टेक्निकल युग की ओर बढ़ रहा है। हम नए नए आविष्कार कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और साथ में हम नई नई कल्पनाओं, नए नए सपनों को साकार कर रहे हैं। हम ये भी कर रहे हैं कि जो सपना हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने या फिर हमारे महान सपूतों पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद और अंबेडकर, सरदार पटेल ने देखा था, उसको आगे बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात में अमृत महोत्सव माने स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के उद्घाटन पर कही और उन्होंने अपेक्षा की कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब ये देखा जाता है कि सब लोग तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारी पहुंच हो रही है, महिलाओं की भी पहुंच हो रही है। अभी हमने 8 मार्च को महिला दिवस पर किस तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर जब ये बातें आ जाती हैं कि पर्दा कीजिए, जीन्स मत पहनिए, जब ऐसी बातें आ जाती हैं, मोबाइल लेकर के मत चलिए, तब लगता है कि ये क्या हो रहा है। क्या ये आज के संदर्भों में सही है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा क्यों करनी पड़ रही है। बरेली की एक दरगाह से फरमान आ गया कि हमें बेपर्दगी के खिलाफ मुहिम चढ़ानी है और औरतों से कहा गया है कि शादी ब्याह में जब आप आए तो पर्दे में ही आए। वर्तमान संदर्भों में इसकी कितनी आवश्यकता है और क्यों ऐसी बात की जा रही, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सोशल वर्कर हुमैरा वासिफ सिद्दीकी, जो राजनीति में भी रुचि लेती हैं, पढ़ती लिखती हैं और समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करती हैं। सबसे पहले हुमैरा ये बताइए, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि ये जो बेपर्दगी के खिलाफ मुहिम की बात है, बड़ा संक्षेप में बताइएगा, इसे आप कितना उचित मानते हैं? देखिए 2021 चल रहा है और जो बेपर्दगी की इन्होंने बात कही है, ठीक है, आप बात कहते हैं बेपर्दगी की हमको मंजूर है, मगर समाज में उन चीज़ों का भी मुद्दे पे बात उठाया करिए जिनसे माँ और बहनें गुजर रही हैं। आप अगर हमारी परवाह करते हैं तो फिर परवाह के लिहाज में आप दूसरे भी मुद्दे पे उठाया करिए। बेपर्दगी का मतलब यही नहीं होता है कि आपने बेपर्दगी का मुद्दा आपने समाज में लाके कह दिया कि बेपर्दगी औरतों से है और लिबास से है, नियत से है। नहीं, बेपर्दगी का मतलब एक ये भी होता है कि अगर आप किसी के लिए बेपर्दगी कह रहे हैं तो आप उसका दुख भी सुनिए, दर्द भी सुनिए, क्यों है। आप रिफॉर्म लाइए सोसाइटी में, क्यों गुजर रहा है। आप बजाय, आज 2021 का ज़माना है, हर इंसान स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्वतंत्रता हम लोग हर साल मनाते 15 अगस्त के दौरान। ये है कि भारत आज़ाद। ये छोटे छोटे ये रूढ़िवादी सोच के तहत कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हर आजकल इंसान अपना समझदार है और फिर आपको खुद सोचना चाहिए कौन किसकी बात मानता है। लेकिन मेरा ये बताइए कि ये बात समय समय पर क्यों की जाती है और अक्सर मैंने देखा है कि कहीं ना कोई मुफ्ती का कोई फरमान आ जाता है या कोई मौलाना गुरु ऐसी बातें करने लगते हैं, सब तरीके की बातें आती। आखिर क्या कारण है कि ऐसे समय पर ये आवाज़ें उठाई जाती हैं? उसके पीछे कौन सा कारण होता है? आप ये जो मौलाना और जो भी हैं बात उठा देते हैं, हम उनकी बात से इनकार नहीं करते, हम बेशक उनकी बात को इज्जत करते हैं कि वाकई करते हैं, मगर ये जाके बेनज़ीर भुट्टो को क्यों नहीं कहते हैं? ये जाके बांग्लादेश की महिला जो प्रधानमंत्री हैं वो भी मुस्लिम है, उनको भी क्यों नहीं टोक देते हैं? कश्मीर की जो मुख्यमंत्री रही उनको भी क्यों नहीं टोक देते? मतलब आम जनता के बीच में आप फरमान ला देते हैं, बीच में कह देते हैं भैया आप उस स्तर पर तो बात करा करिए। मतलब आप अपनी जो सोच है आप मानते हैं, आप उनसे दूसरों को गुजार देते हैं। आप देखिए गांधी जी थे, आज़ादी से पहले औरतों का योगदान कितना था आज़ादी में।
आज पहले गांधी जी ऐसे शख्स थे जिनको कहना चाहिए कि मुसलमानों उस दौरान पर्दा सिस्टम नहीं था मगर गांधी जी ऐसे इंसान थे जिनको लोगों ने अंदर महिलाओं के बीच में आने दिया, अपनी बात कहने दी। पर्दा एक ठीक है, मगर आज के ज़माने में अगर बच्चों को ज्ञान नहीं मिलेगा, पर्दे में बैठाल के रखे तालिबान में जो है उसमें और हम में क्या फ़र्क है। उनकी औरतें जो लड़कियां होती हैं वो पढ़ लिख नहीं पाती हैं, और जब पढ़ लिख नहीं पाएंगी तो शऊर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है फिर बच्चे और पॉपुलेशन और कई तरह के सोसाइटी को जो पैदा हो जाते हैं वो रिफॉर्म कौन लाएगा। वो मेरा ये बताइए कि ये जो पर्दा की बात होती है तो ये इस्लाम में इसका कब उल्लेख हुआ, किसने उल्लेख किया, किन परिस्थितियों में हुआ है, इसका कुछ आपके पास वर्णन है, उसको आप क्या बता सकती हैं? हाँ देखिए, हाँ, हमारा जो इस्लाम है हाँ, कहीं से भी कट्टरवादी इस्लाम नहीं है, ठीक, कहीं पे भी नहीं है। ये जब इस्लाम में ये हुआ कि पर्दा सिस्टम होना चाहिए तो हजरत उमर इस्लाम हमारे हुजूर के सहाबी थे, तो उन्होंने ये कहा कि लोग उस जमाने में छुप छुप के नमाज पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि अब कोई छुप छुप के नमाज नहीं पढ़ेगा, सब खुल के नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे हुजूर की पर्सनालिटी और सब लोग इतना इंस्पायर्ड थे कि ईमान ले आए थे, उनको फॉलो करते थे। तो जब उनको फॉलो करते थे तो लोग छुप छुप के, हजरत सहाबी थे, उन्होंने कहा क्यों करते हैं, हम खुल के करेंगे। फिर उन्होंने एक चीज और लाई कि उस जमाने में क्या होता था, लेबर सिस्टम भी था कि कोई भी कहीं भी किसी को मिल जाता था तो वो मालूम चला उसको कैद कर लेता, तो दूसरे लोग उसको छुड़वाते थे। अब पता नहीं निगाह कैसी, कौन है क्या, इस्लाम तो ज्यादा डेवलप था नहीं, हो रहा था। तो उस समय हजरत उमर इस्लाम ने कहा था कि औरतों में पर्दा स्टार्ट होना चाहिए, तो पर्दा आया। और सूरह निसा में भी इसका जिक्र है, बुखारी शरीफ में भी इसका जिक्र है, तिरजुमे शरीफ में भी इसका जिक्र है, मगर पर्दे का जिक्र है, मगर ये नहीं कि पर्दे के बीच में आप सारी सर्टेन लिबर्टीज को जो भी होता है आप उसको खत्म कर दे। नहीं तो क्या आप ये मानती हैं कि जो परिस्थितियां तत्कालीन थी और जिसमें पर्दा प्रथा की बात की गई और पर्दा के लिए लोगों को कहा गया, क्या अब वैसी परिस्थितियां नहीं हैं, इसलिए अब उसका कोई औचित्य नहीं है, आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि पर्दे का अब जरूरत नहीं। अगर पर्दे की हम मानते चलिए वर्मा जी बिल्कुल जरूरत है, हम इससे कोई इनकार नहीं कर रहे, तो फिर आपने अपनी ही समाज की महिलाओं को एनआरसी में क्यों बैठा दिया था बेपर्दा होने के लिए, और उनके ऊपर इतने इल्जाम लगे, उनके पास कानूनी दस्तावेज भी आए थे, उससे वो गुजरी, और आप दाढ़ी वाले भी थे, बिन दाढ़ी वाले भी थे, और कौन कौन थे। मैं इसलिए कहना पड़ रहा है कि वो जो उस दरमियान की जो औरतों ने झेला है, उस समय कोई नहीं था झेलने के लिए, वो उन्होंने झेला था। आप कहाँ थे, आपने बैठलवा दिया, आपने गुमराह किया, और आप उस दरमियान में आपने पर्दा सिस्टम नहीं सोचा। जब आप अब मूवमेंट चला ही रहे थे, आपको किसी चीज की हुकूमत की तरह दरमियान आपको गलत लग रहा था, तो जाहिर सी बात है आप अपना लेके चलते, तो फिर ये कहेंगे कि हमारी जो वो मुस्लिम महिलाएं हैं जैसी भी हैं, मगर उन्होंने ये बात सोची कि नहीं, होना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए, वो चाहे बात सही हो चाहे गलत हो। सवाल का जब जवाब आता है तब पता चलता है कि हम कहाँ पे गलत थे। या तो आप ना करते, आपने क्यों बैठलवाया था एनआरसी की, ताकि औरतें गुमराह हो जाए, आप अपना इस्तेमाल करें और फिर पॉलिटिकली इस्तेमाल करें आप, ताकि चमके पॉलिटिकली, और फिर आपके सहारे से वो जो बेचारी आवाज बनी थी और उनको आप भूल जाए। लेकिन मेरा एक बात और भी है कि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि आप अपना दिखावा जरूरत से ज्यादा करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। चाहे हमारे यहाँ कहा गया है कि जर जमीन सबके लिए वर्ड कहा गया, जोरू, ये सब कहा गया है, और कहा गया है कि हमें एक पर्दे में ही हर चीज को रखना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, ये भी कहा गया है कि अब जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और जो महिलाओं के साथ जिस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है, कहते हैं कि उसके लिए भी ये जरूरी हो गया है कि कम से कम अपनी सीमाओं पर रहे, मर्यादाओं में रहे, शालीनता के साथ रहे, ताकि इस तरीके की स्थितियां न उत्पन्न हो। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, हम आपकी तारीफ करते हैं। यहाँ पे हम देखिए, पर्दा बहुत तरह के होते हैं। पर्दा निगाह का होता है, पर्दा लिबास का जिसमें हम लोग बुर्खा होता है, पर्दा आवाज का होता है ताकि आपकी पिच ऑफ द टोन ज्यादा ऊपर ना जाए, ठीक है। पर्दा तरह के, पर्दा मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट इन द फॉर्म एंड टू अपने आप को सेव करना, ठीक। एक चीज वर्मा जी आप हमको ये बताइए
हम आपने हमारे ऊपर या किसी चीज के ऊपर आप इम्पोज कर रहे हैं, ठीक, और अगर उस चीज को हमको पूरी जानकारी नहीं है तो क्या उल्लंघन नहीं होगा, उसका विद्रोह नहीं उत्पन्न होगा। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ बहनें जो है समाज के सोसाइटी कल्चर इसको फॉलो करें, आप हमको बताइए कि हमारी सोसाइटी में कितने % महिलाएं और लड़की आज के जमाने में शिक्षित हैं। जब शिक्षित ही नहीं है तो फिर वो अपने आप का राइट हुआ चाहे रॉन्ग स्टेप कैसे जानेंगी, क्योंकि आप बढ़ने ही नहीं देते। आप कोई भी फरमान हो आप जारी कर दिए, मानते हैं आप जारी करिए, बिल्कुल सही है, मगर बैकड्रॉप भी तो देखिए कि उसके वो बेचारी और क्या गुजर रही हैं। नहीं तो अब तो मैंने देखा है कि मुस्लिम समाज में भी लड़कियां खूब तेजी के साथ पढ़ रही हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जा रही हैं, IAS बन रही हैं, PCS बन रही हैं, सब कुछ तो अब हो रहा है। वो तो क्या कहे, वो तो भाई इसके लिए सबसे बड़े भाई खुश जितनी तारीफ करें हमारे प्रधानमंत्री जी की उतनी कम है, और जितनी तारीफ करें उन वालदा वालदैन की जो पिछड़ी सोच के अब अपने बच्चों को पढ़ाना और बढ़ाना किसी मुकाम पे सोचते हैं। आज भी हमारे क्या एक सिस्टम जारी है, वो कम उम्र में बच्चियों की शादी कर देना, वो आज भी कल्चर है। और अगर ऐसी बात नहीं तो वर्मा जी पॉपुलेशन जो है आप देखते हैं ये डिवोर्स और ये सबसे ज्यादा टिप्पणी कहाँ से आती है, जब आप किसी चीज की नॉलेज नहीं रखते हैं और दिमाग की सोच और जो भी है माइंड ऑफ स्टैंडिंग अगर आपकी बराबर नहीं, ये कहाँ से आती है। बच्चे माँ बाप अपने बच्चे को सलीका सिखाते हैं, तमीज सिखाते हैं, मैनर सिखाते हैं, ये भी तो नॉलेज है। क्या ये हमारा इस्लाम नहीं कहता है तमीज सिखाते हैं। तो जब इन सब चीजों से हम पीछे होते जाएंगे, कल्चर, ट्रेंड और कपड़े ये हमारी पर्सनालिटी की गवाही नहीं देते हैं कि हम इससे दिखकर बहुत पढ़े लिखे हैं। हमारी गवाही ये देते हैं कि हाँ, हमारे सिखाए हुए जो हमारे वालदा वालदैन ने जो हमको सिखाया है, अगर उससे हमारी तरफ से किसी का कोई अच्छा भला होता है या हम दूसरे के लिए कर पाते हैं, ये है हमारा कल्चर। और ये होना चाहिए, आपको इम्पोज करना चाहिए लिबास के तौर पे, पर्दे के तौर पे, ये ऐसे बढ़े हैं। मैंने कुल मिलाकर के मैं आपसे एक पॉइंट पे जानना चाहता हूँ कि जो बेपर्दगी के खिलाफ मुहिम की बात की गई है, उसकी जगह क्या होना चाहिए, केवल इतना बताइए पहले बड़े संक्षेप में। बेपर्दगी की जगह सबसे पहले वही होना चाहिए। हाँ। आज टेक्निकल जमाना है और आज के जमाने दरमियान सब बराबर से बढ़ रहे हैं, किसी को कोई नहीं है मान्य। हमने आपसे पहले शुरुआत में कहा था कि अगर ये इम्पोज लगाते तो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ क्यों नहीं बोले, वो भी तो महिला थी। रजिया सुल्तान जो सबसे पहली औरत थी जिन्होंने पर्दा सिस्टम का विद्रोह करा था, आप उनके बारे में नहीं बोलते हैं, आप क्यों बोलेंगे। और आपका पहली बात अथॉरिटी राइट नहीं बनता, हम लोग बोलते हैं आपके बारे में कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और एक चीज तो हम बहुत अच्छी बात कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की जितनी चाहे तारीफ करो इस मुद्दे पे बहुत कम है। 3 तलाक का वर्मा जी मैटर कैसे आया, इससे पहले जो सरकार थी चाहे उससे पहले जो सरकार थी, क्या औरतें क्या इससे पीड़ित नहीं थी, गुजरती नहीं थी। हमारी तरफ तो एक तलाक महल है, एक ने किसी को तलाक दी उसका महल बन गया, तलाक महल है। तो क्या हम पीड़ित नहीं है? तो इसलिए पीड़ित थी क्योंकि उनकी आवाज कभी आगे आ ही नहीं पाती थी। अब ये हाईलाइट मैटर हुआ। कहा जाता है ना वर्मा जी, अगर आप घर का मसला अगर घर में निपट जाए तो आवाज बाहर नहीं आनी पड़े। आप क्यों नहीं निपटाए? आपने अपनी बहनों के लिए उस टाइम आपने नहीं बोला, आपने नहीं उठाया कदम कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा। अगर ऐसा इंसान या फिर मर्द करते हैं या फिर औरत इन सब में जूझती है तो क्या होना चाहिए, हमारा इस्लाम क्या कहता है, ये नहीं। आप अपना सिर्फ तीखी तीखी टिप्पणी करके बातें करके आवाम में कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। जब आपकी बात ही नहीं मानता तो आप होते कौन है? आप NRC में आए, क्या औरतों ने आपकी बात मानी थी? नहीं, एक अब मेरा सवाल और है कि आपने बार बार अभी मोदी का जिक्र किया, योगी का जिक्र किया, क्या ये मान के चलें कि मोदी और योगी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उनके जो प्रयास हुए, चाहे 3 तलाक का कानून हो, फिर चाहे तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, ये जितने भी काम हुए, या मदरसों को आधुनिकीकरण करने की बातचीत हो, तो ये माना जाए कि ये सरकार तुष्टीकरण तो नहीं कर रही है लेकिन विकास के समान अवसर तो दे ही रही है। माने देखिए, एक मेरे पास एक जुमला आया, किसी ने बोला कि वो जुमलेबाज हैं तो, और ये डिस्पैरिटी करते मतलब तुष्टिकरण करते हैं। तो हमने कहा उनसे सवाल, देखिए मैं किसी सरकार के बायस नहीं हूँ कि मैं उनको सपोर्ट करूँ, इनको सपोर्ट करूँ, मगर अगर जो अच्छा काम तो करता है अगर उसकी हौसला अफजाई ना करूँ तो बेकार है। बिल्कुल। कोरोना का पीरियड था वर्मा जी और बकरा ईद हमारा फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है। अगर ऐसा उनको तुष्टिकरण करना होता तो मनाने नहीं देते बकरा ईद, फिर भी मनाने दी और हम लोग ने ढंग से मनाई बकरा ईद। क्या ये काफी नहीं है कि दिखाने के लिए कि वो तुष्टिकरण नहीं करते हैं, डिस्पैरिटी नहीं करते हैं? बताइए। दूसरी बात,
जिसको भी जो भी जिम्मेदार होता है या फिर जिसको कुछ मिलना हुआ उसमें नहीं करते, हिंदू मुस्लिम बराबर से देते हैं। क्या हमारी औरतें और मुस्लिम महिलाएं क्या नहीं है? क्या उनको उससे नहीं मिलता? आप देखिए, पेंशन हो गई, वृद्धा पेंशन हो गई, या फिर किसी तरह की अस्पताल में हो तो क्या ये बट के आता है कि भाई जो मुसलमान नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा, और जो स्मार्ट कार्ड होगा, हेल्थ वाला होगा, वो हिंदू को मिलेगा? ऐसा तो हमने नहीं सुना कहीं। और ये जो फैलाते हैं, जो बीच के लोग होते हैं, वो ना ये हमारी तरफ के सही है ना उधर की तरफ के सही है, ये बीच में ही गड़बड़ करने वाले हैं, जिनको कहते हैं यहूदी से बदतर हम लोग कहते हैं। तो ये मैं किसी सरकार का तो उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं मान के चलूं कि जो पिछली जो भी सरकारें नहीं हैं, उनसे ज़्यादा वर्तमान में जो सरकार है मोदी और योगी की, वो समाज को एक अच्छी रोशनी दे रही है, एक अच्छा प्रकाश दे रही है, और उससे लोग आलोकित भी हो रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं, रोजगार की ओर भी बढ़ रहे हैं। ऐसा मान के चले जी, बेशक भाई, हम तो ये मानते ही हैं कि देखिए 3 चीज़ों पे आज बात बताई। इससे पहले सरकार रही, खुद रही, बहुत सारी सरकारें नहीं। मुझे एक फैक्टर बता दीजिए, कोई यहाँ बैठ के बहुत आते, मुझे एक ये बता दे कि इससे पहले भूमाफिया कितने थे? वर्मा जी, बहुत से ऐसे गरीब लोगों थे जिनकी जगह बहुत वीआईपी सेंटर्स में हुआ करती थी, और क्योंकि वो उनसे खरीद लेते तो जबरन उनको थोड़े पैसे कम पैसे देके निकाल देते थे। भूमाफिया आज हमको बता दीजिए, एक इंसान बता दे कि उनको उनके घर से जबरदस्ती निकाल के फेंका जा रहा है? नहीं फेंका जा रहा है, इससे डरते हैं। दूसरी, तो क्या ये आप मानती हैं कि जो पिछली सरकारें थी वो तुष्टीकरण केवल करती थी, केवल आपके लिए एक ये रोशनी दिखाती थी, लेकिन उससे समाज का भला नहीं होता था? ये क्या हम मान के चले कि जो पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण के आरोप लगते थे बिल्कुल सही थे? देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जो पिछली सरकार रही, उससे पहली सरकार रही, ये लोग हालांकि काम करते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते थे, काम करते थे, मगर बात ये जहाँ पे मेन काम होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं इनका लूप होल्स रह जाता था, गरीबों के नज़रियों से चलते हुए। भाई हमने बताया कि एक 3 तलाक का मैटर ले लीजिए, चाहे भू माफिया का ले लिए, और चाहे टैक्स एक्स का कोई भी मैटर ले लीजिए, जैसे कि अब 3 तलाक का मैटर था, वो सामने आया कि हाँ सोसाइटी इससे गुजर रही है। दूसरा शिक्षित का मैटर आया, अब देखिए यूपी और यूपीएससी और जो भी एससी पीसीएससी का बच्चे हैं वो फ्री कोचिंग पढ़ेंगे। ये शिक्षा की ओर जा, देखिए हमको किसी भी रिलीजन की ओर से बायस होके नहीं चलना है, हम इंसान हैं, हमको आगे के लिए उजाले के लिए चलना। और हम तो अपने वालिद साहब से भी कहते हैं, दुनिया जो है, लोग जो है पूरे इसलिए डिपेंड है कि लर्न एंड टीच, आप सीखिए और दूसरों को बताइए, बस ये होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और इसी से विकास होगा। अच्छा, एक बात और भी है कि जो नई नई कुरीतियाँ भी समाज में पैदा हो रही, जैसे कि आपने अभी सुना होगा आयशा का सुसाइड, जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था, और उस पर अभी पिछले ही जुमे की नमाज पर फिरंगी महली ने बाकायदे लोगों से कहा कि दहेज का विरोध कीजिए। उन्होंने कहा कि ये जो आप ससुराल से पैसा मांगते हैं भीख की तरीके से, ये बिल्कुल गलत है, और ये भी कहा कि अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इनका सोशल बायकॉट कीजिए, ये भी उन्होंने बाकायदे कहा। इसके बाद और भी दूसरे, जैसे ओवैसी है, उन्होंने भी ये बात कही। तो अब आप इसका क्या कारण मानती हैं कि समाज में एक और तो कहा जाता है कि हमको इस्लाम के बताए मार्ग पर चल रहा है, उसी में हमारी सुख समृद्धि है, तो क्या ये जो दहेज, मैं मानता हूँ कि दहेज का तो कोई स्थान नहीं है, तो ये कौन लोग हैं जो दहेज को अपना रहे हैं और बातें जो है बेपर्दगी के खिलाफ कर रहे हैं? देखिए वर्मा जी, अगर मेरी बात सही लगे तो हमको बता दीजिएगा। हाँ। लालच का कोई मजहब नहीं होता है। हाँ। जिसके मन में लालच होगी वो जाहिर सी बात है किसी भी तरह से और लालच पाना चाहेगा। और रही बात आयशा का, जैसा अच्छा हुआ आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं समाज में जितनी भी महिलाएं औरत हैं, एक दूसरे का रिश्ता बहन के रूप में ही जुड़ता है। अब अगर यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में होती, हो नहीं सकती थी। और सच बता रही वर्मा जी, हमारे कहीं ना कहीं केस सुनने में आता है कि किसी के पति हैं, उनको परेशान कर रहे, हैरेस कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो आदमी डर जाता है कि नहीं, अरे योगी की सरकार है, फिर ना कहीं हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी को फरमान हो जाएगा, एक्शन ले लिए जाएंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं डर जाता है इंसान। और ये जो दहेज प्रथा है,
आपने पर्दा सिस्टम लागू कर दिया, दहेज पे आप नहीं बोले, क्योंकि आप ये मानते हैं कि औरत जो होती है वो वैसे इस्लाम में बताया गया है कि कमजोर है और उस पे जुल्म नहीं ढाना चाहिए। तो ये और ये दहेज पे, और फिरंगी महल ने अगर उन्होंने ये बात कही कि वाकई नहीं लेना चाहिए। हमने आपसे इससे पहले कहा था ना कि मानने में और बताने में बहुत फर्क होता है। हम कह सकते हैं, हम जबरदस्ती नहीं करा सकते, मगर ये हमारा कायदा बनता है कि सोसाइटी में इन सब चीज़ों के खिलाफ, जैसे हम 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए, तो आप हमारी तरफ क्या है कि एक एक प्लेकार्ड लगा, उसमें लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। आपको भी इस तरह से हमारे हदीस में है रिफॉर्म लाना चाहिए। उस हमारे हुजूर हैं, इससे पहले जो गुजरे नबी हैं, हमारा इस्लाम क्या कहता है, आप वो बातें बताइए, लोगों को दरमियान लाइए कि ये दहेज हुआ, ये हुआ, जिसकी वजह से गलत चीजें उठ रही हैं, बंद करें। ये कोई किसी के लिए भलाई नहीं, और लालच का किसी का कोई भरोसा नहीं, ना उसका ईमान है ना वो धर्म वाला है, और ऐसे लोग हमेशा तबाही लाते हैं, वो चाहे जिस रूप में भी लाए। लेकिन अगर ये दहेज की बात करें तो कहते हैं कि दहेज के लिए तो सऊदी अरब, ईरान, वहाँ तो ये तक है, जैसा कि मैंने पढ़ा भी है कि वहाँ तक तो ये कि लड़का जब शादी करता है तो उसके पहले मकान बनवा लेता है, फर्नीचर की व्यवस्था कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, उसके बाद शादी करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि शादी करने पर वो सब कुछ मांगने लगता है, क्योंकि हमारे जानकारी के अनुसार खाली वहाँ पर मेहर की व्यवस्था है, वो भी एक लायबिलिटी है लड़के वालों पर। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? क्या समाज का जो कुरीतियों का प्रभाव अब पड़ने लगा है, या अशिक्षा है जो लोग जानते नहीं हैं, या अब लोग अपनी परंपराओं से दूर हट रहे हैं? आप ये देखिए कि ये जो बातें बताते हैं, हमारे आए उससे पीछे गुजर गए, ये उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि वाकई ये बात बताते हुए चलते। जैसे आपने हज की वहाँ सऊदी अरब की बात करी, तो वहाँ ये बात जाहिर सी है कि वहाँ लड़का ये सब करवा लेता, तब ये शादी वगैरह होती है, दहेज का सिस्टम ज़्यादा नहीं है वहाँ। मगर हमारे क्या क्यों है, जब हमारे बड़े ही इस बात को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे और अन्य चीज़ों पे फोकस करेंगे। आज का टाइम है लाइमलाइट में आने का, हर चीज़। आप देखिए कोई बात होगी, अब आप एनआरसी का मैटर चल रहा था, हम एक जगह न्यूज़ देख रहे थे, एक मौलाना साहब बैठे थे और एक उनके साथ और भी कोई बैठे थे, तो उनसे पूछा गया कि आप एनआरसी का फुल फॉर्म बता दिए, फलाने के फुल फॉर्म बता दिए। आप आवाज़ से बोल रहे थे मगर आपने वहाँ का फुल फॉर्म नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि अशिक्षा है। दूसरी बात, हम अपने सेंटर पॉइंट से हट के दूसरी बातें करने लगते हैं। जब ये सब हम अपने ही को तो हैं, और हम अगर अपने ही लोगों को, अगर अपने ही चीज़ों में सही से रिफॉर्म नहीं लाएंगे और कमियों को नहीं दूर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये सब होता रहेगा। आज अहमदाबाद में हुआ, कल कहीं और होगा, फलाना कहीं और होगा, और जिसके बाप की बेटी गई उससे पूछिए कि वो क्या कह रहा है कि मेरी आयशा गई है, मगर मैं नहीं चाहता कि दुनिया में कोई और आयशा इस तरह से गुजरे। तो क्या आप मानती हैं कि इस समय दहेज प्रथा जो है मुस्लिम समाज में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है? बेशक, समाज में देखिए, पहले लोग आते थे, कार्ल मैक्स थे, भगत सिंह थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत से लोग आए जिन्होंने समाज को चलाने के लिए बात कही, नई चीजें लाए। आज के दौर के लोग कहाँ हैं जो उनको ये सब बंद करना चाहिए? दहेज प्रथा सही चीज नहीं है, इससे किसका क्या भला होना है? दहेज से बेहतर है कि आप अपने लड़के या लड़की को शिक्षित करें। अगर वो शिक्षित होंगे तो जाहिर सी बात है कि घर सुख शांति बनी रहेगी, और वो इसके मुकाम से देश भी ग्रोथ करेगा। कोई पूछेगा कि हाँ लिटरेसी के, आप देखिए केरला देखिए, सबसे लिटरेट पढ़ा लिखा माना जाता है स्टेट हमारा। तो क्या कोई ना कोई ऐसा अभियान चलाया जाए, जैसे कि मैं पढ़ा करता हूँ कि अगर किसी शादी में बाजा बजेगा या हुड़दंग होगा या इस तरीके की बहुत फिजूल खर्ची होगी, तो वहाँ पर जो है जो हमारे धर्म गुरु हैं वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या आपको लगता है अब वो समय आ गया है कि जब इस पर भी विचार होना चाहिए कि जहाँ पर दहेज चलेगा वहाँ पर निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा? क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं वर्मा जी, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे मजहब में अगर हाफिज़ हैं, जो भी मौलाना साहब हैं, अगर आप उनको बुलाएंगे, वैसे भी धाड़ बाजे की ज़रूरत नहीं होती है। निकाह जब दौरान दरमियान होता है, वहाँ तो ये ज़रूरत होती है कि लड़की के पिता का है और लड़की के फादर का है, लड़के के फादर का है, माँ बाप का है। मगर बात तो ये है यहाँ कि ये जो दहेज और ये बैंड बाजा और ये बारात का डिपेंड करता है कि आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने परिवार और अपने आप को अगर चाहते हैं कि आपको देख के दूसरा, हमारे नबी को देख के दूसरे फॉलो करते थे, ईमान आ गया,
तो आप उनके पीछे फॉलो करिए। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपसे भी कोई ना कोई इंस्पायर्ड होगा। टीच एंड इंस्पायर्ड, आप प्रेरणा बढ़िए किसी की। आप अपने में पहले चालू करिए और फिर दूसरा आपको देखते चलेगा, मगर ये होता कहाँ है। और मैं एक चीज बता दूं, हमारे मजहब में या फिर हमारे मौलाना जितने हुए, हाफिज हुए, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, किसी को बुरा नहीं कहती हूँ, मगर मैं यहाँ पे एक चीज ये ऐड करना चाहती हूँ कि आप किसी के ऊपर कोई भी बात कहे, जाहिर सही बात है, मगर इस चीज पर भी बात करें कि आपकी बहू और आपकी बेटियां और आपकी माँ और आपकी बहनें किस चीजों से गुजर रही हैं, उस चीज के भी जिम्मेदार आप हैं। और आप हुकूमत को अगर आप कहते हैं गलत हैं, वो नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, आप चीजें क्यों नहीं सरकार के सामने लाते हैं? हमने तो नहीं देखा, हम नेताओं को देखते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने आंदोलन कर दिया। हमने आपका आंदोलन नहीं देखा, हमने आपको नहीं देखा बीच में सरकार के दरमियान मांगते हुए। लेकिन एक बात मेरा बताओ कि दहेज प्रथा तेजी के साथ बढ़ रही है, ये एक नई समस्या खड़ी, इसको कैसे खत्म किया जाए, क्या करना चाहिए? कोरोना के टाइम पे योगी जी ने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे कि 20 से 30 से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। हाँ हाँ, वहां देखिए बहुत ज्यादा मतलब एक रूल स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ गया था, तो लोग वाकई डर रहे थे कि जाओ ना, हाँ हो जाएगा। अब क्योंकि योगी जी की सरकार है तो जाहिर सी बात है लोग डर रहे थे। तो वहां पे कंट्रोल सिस्टम था। और वाकई दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी खराब बीमारी है कि इसके चक्कर में पता नहीं लोग अपनी जिंदगी को ही खोने लगते हैं। तो अगर हमारे लिहाज से अगर गाइडेंस अच्छी आएंगी, स्ट्रांग आएंगे, और लोगों को खुद सोचना चाहिए कि सरकार ही अगर सख्त कदम उठाए तभी आप सोचेंगे। आप इससे पहले क्यों नहीं सोच रहे हैं? आपकी बेटी जिस तरह से, दूसरे की बेटी उस तरह से, आप अपने बेटे को मजबूत पढ़ाइए। और तो क्या हम माने कि योगी का ऐसा शासन है जिससे एक डर पैदा हुआ है लोगों में? जाहिर सी बात है, देखिए, और उस डर के कारण बहुत सी चीज़ें दूर हो रही हैं। और अगर हम आपकी बात मान लें कि अगर योगी जी एक कड़ा संदेश दे दें दहेज के खिलाफ, तो शायद दहेज भी समाप्त हो जाए। क्या ये बात सही है आपके अनुसार? देखिए, हाँ, दहेज हुआ और योगी जी का एक अलग है। देखिए, समाज में बुराइयां, कट्टरपंथी आज नहीं है, वो पहले से चली आ रही हैं, मगर उसको खत्म करना तो हमारे ऊपर है। हम अगर अपना भला चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं, तो खुद ही बेहतराई है कि खुद उस पर अमल करना स्टार्ट कर दे। और नहीं तो अगर इस तरह से देखिए कोई ना कोई केसेस मिलेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला स्टेप लेगा। तो हमने तो आपसे पहले बात कही थी, घर का मसला घर में सुलझ जाए तो ठीक बात है, वरना बाहर वाला लेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये है कुल मिला के। माने इसमें सख्ती की जानी चाहिए। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सख्ती करनी चाहिए। आप आखिरकार किसी से दहेज और मांगना आपका क्यों करते हैं? फिर मैं एक सवाल कि अगर योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश आ जाए तो ये दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी, ये मान ले हम? बेशक, वो देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि भाई अगर 20-30 से ज़्यादा होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, लोग फिर 20-30 से जानने भी नहीं लगे। लेकिन अगर ये हो जाए उनकी ओर से कि भाई अगर कोई भी दहेज लेता हुआ दिखा या परिवार में मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी, क्या ऐसा संदेश आ जाए तब भी फर्क पड़ेगा? हमारे इस्लाम में, वर्मा जी आपको बता दे, दहेज का क्या प्रथा है। हाँ, हमारे इस्लाम में ये है कि हमारे हुजूर ने फरमाया है कि लड़की, समझ रहे, पहले क्या होता था, खजूर होते थे और कुछ मिट्टी के बर्तन होते थे, दे दिए जाते थे। ये लड़का और लड़की के ऊपर डिपेंड करता था कि आप अपनी लाइफ स्टाइल और किस तरह से बिताएंगे। ये कहीं पे हमारे क्या इस्लाम में कहीं नहीं कि दहेज प्रथा ये होना चाहिए, वो देना चाहिए, ये आना चाहिए। आज के ज़माने में कौन कितना धर्म भक्त है और कौन किसको मांगता है, ये तो आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि वाकई कौन ट्रूली फॉलो करता। अगर ट्रूली फॉलो करता तो आपको उसके आगे मुहिम लेके चलनी चाहिए कि हाँ इसको बंद करें। और दूसरी बात, योगी जी की अगर इसमें बात करूं कि दहेज में, तो वाकई अगर किसी से किसी चीज़ का नुकसान होता है तो उसके लिए रिफॉर्म लाने के लिए अगर योगी जी लाते हैं तो तहे दिल से इस्तकबाल है, वो लाएं और बेशक सब अमल करें और इस तरह की घटिया और कट्टरपंथी चीज़ें खत्म होनी चाहिए सोसाइटी में। एक सवाल और आप भी है कि अभी भी आप बार बार कह रही थी कि जैसा मैंने आपसे कहा कि अब तो शिक्षा भी होने लगी सब कुछ, तो आपने कहा कि अभी उतनी अपेक्षित नहीं हुई है। एक योगी जी का ही बयान आया था कि आपकी जो आबादी है 18 से 20% के बीच में, लेकिन जो योजनाओं का लाभ मिला 30 से 35% तक। तो इतना अधिक लाभ मिलने के बाद भी आज भी वहीं पर समाज खड़ा है और आज भी वही परेशानी, गरीबी, वही तंगहाली में है।
इसका कारण क्या आप बहुत मानते अच्छा हैं? सवाल उठाया है। फिर हम इस बात पे आपको तारीफ करें क्या आप? जी। अच्छा, हमने एक बात कहा था एक बीच में कहा था तथाकथित लोग, एनआरसी के मैटर में जब डीएम महोदय आए थे तो हमने उनसे वहां ये बात कही थी कि आप हमारे बीच आए हैं और अपनी माँ बहनों और की बात सुनने के लिए, इसीलिए जो थे बैठे थी। और कहीं ना कहीं वो औरतों को भी गुमराह किया गया था, वो आदमी, वो लोग, और जो कोई भी हो तो अपना गुमराह करके उनको भाग गए। तो हमने उनसे वो बात कही थी कि देखिए, क्या हम इस लायक नहीं कि अपनी डायरेक्ट बात आपसे कह सके, बीच में तथाकथित लोगों का होना जरूरी है? तो उन्होंने कहा नहीं, इसलिए एक वोमेन्स चेन बनेगी जिससे अगर किसी भी महिलाओं को दिक्कत है, कुछ है, तो वो वाकई रिफॉर्म हो और औरतों को उसका डायरेक्ट लाभ मिले। तो यहाँ पे देखिए, चाहे जितना आप कह रहे हैं कि इतना लाभ मिला और इतने ज्यादा मुस्लिम के द्वारा ये सब चीज किया गया, एक चीज ये बताइए, अगर इनके द्वारा ये सब किया गया तो सोसाइटी में दिखता क्यों नहीं है? बीच में जो तथाकथित लोग हैं वो लोग ये किसी गड़बड़ के कर- नहीं हैं। ठीक बात, वो गड़बड़ कर गए। मेरा आपसे आखिरी सवाल है। जी। सवाल ये कि आपने कई बार अपने जवाब में कहा रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म, जब भी मैंने कहा रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म, क्या रिफॉर्म होना चाहिए? जरा उसको पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिए कि ये कर दिया जाए। कट्टरपंथियों का, जी, कट्टरपंथियां खत्म होनी चाहिए। नंबर एक, डिस्पैरिटी, तुलना, ये तुष्टिकरण खत्म होनी चाहिए। बहुत सुंदर। समाज में हर एक का इंसान का बराबर का है, कोई किसी के ऊपर नहीं है कि कोई किसी को इम्पोज करे। ठीक बात। आपको उसके लिए इज्जत कमानी है, और आप अगर आप झुकेंगे तो सामने वाला झुकेगा, आप तनिए मत। ठीक बात है। चौथी बात, अगर आपको लगता है कि आपकी मानना चाहिए तो आप दूसरों को भी देखिए। हमारे क्या, शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, उसके लिए आप आगे आइए। शिक्षा। चौथी, पांचवी बात ये है वर्मा जी, गाइडेंस, गाइडेंस, अवेयरनेस, अवेयरनेस, ये गोल है। आप पता नहीं कौन सी बात हमें समझ में नहीं आती, वो लोग कर जाते हैं, अवेयरनेस को हटा देते हैं। ठीक बात है। मैंने आपने पॉइंट जो है बार ये बताया 5 बिंदु कि अगर कट्टरवाद, असमानता, विभेद और गुमराह करने की स्थितियां और अशिक्षा, अगर इनको ठीक तरीके से दूर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज का बड़ा भला होगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। मीरा जी, आपको बहुत 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 धन्यवाद।